The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. दोस्तों, अक्सर हम लोग वास्तु का नाम जब भी लेते हैं तो या तो उसको पूरी तरह से मानते हैं या फिर अंधश्रद्धा तक ही रखते हैं। वास्तु क्या सिर्फ अंधश्रद्धा है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में हैं। तो आज के पॉडकास्ट में इसी के ऊपर क्लैरिटी लाने के लिए इसी के जो अभ्यासक हैं, वास्तु अभ्यासक, संस्कृति अभ्यासक, हमारे साथ में आज इस पे प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तन्मय भोळे। नमस्कार भैया। भैया, अभी जैसे मैंने कहा कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस है वास्तु के। अगर स्पेशली मेरा अनुभव अगर मैं बताऊं आपको, तो वास्तु को मैं पहले बहुत ही निगेटिव लेता था। मतलब मुझे लगता था कि वास्तु मतलब भोंदूगिरी, जैसे भोंदू बाबा रहते हैं तो वैसा ही है। लेकिन जैसे जैसे मैं मेरे लाइफ में आगे बढ़ते गया तो अभी मतलब पॉजिटिव हूँ। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मानता हूँ आज भी। तो इसी के लिए मुझे खुद को भी क्लियरिटी चाहिए और हमारा जो ऑडियंस है, यूथ्स है स्पेसिफिक, तो उनको भी एक क्लियरिटी चाहिए कि वास्तु और हमारे लाइफ का क्या संबंध। देखिए, ये बहुत सही कहा आपने कि बहुत सारे लोग वास्तु के इस शास्त्र को, वास्तु शास्त्र को एक तो पूरे दिल से मानते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे भी होते हैं कि नहीं, ये कुछ पुराना है, पुराणों में वर्णित है और अभी आज के समय में इसका कोई उपयोग है नहीं, तो ये अंधश्रद्धा है, इसको बाजू में रख। ऐसे एकदम वास्तु को नकारने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये दोनों ही धारणाएं अगर देखें तो गलत है, सही दिशा में नहीं जा रहे हम। हमें हमारे वास्तुशास्त्र ही नहीं, हमारे परंपरा में जो भी शास्त्र है उसके पीछे क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है, उसे समझकर, जानकर, उसका आज के समय में कैसे, कहाँ पे उपयोग हो सकता है, इसको परख कर ही उस शास्त्र को किसी भी कैटेगरी में डालना उचित है। वास्तुशास्त्र भी वैसे ही है। वास्तुशास्त्र शास्त्र है या नहीं है, ये जो आपका सवाल है, या फिर उस पर कितना भरोसा करना चाहिए, ये जो जनता का सवाल है, लोगों को हमेशा ये लगता रहता है कि इस पर कितना भरोसा करें। तो इन सारे सवालों के ऊपर, इन सारे शंकाओं के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि वास्तुशास्त्र शास्त्र है या नहीं। तो डेफिनेटली ये शास्त्र है। आज की भाषा में बोले तो साइंस का बैकिंग उसको है। क्या है ये शास्त्र? बेसिकली वास्तुशास्त्र की अगर आप लिटरल डेफिनेशन करें या फिर ट्रांसलेशन करें तो वास्तु का शास्त्र है, साइंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वास्तु, घर तैयार करने का शास्त्र। घर कैसे तैयार करना है, कहाँ पे तैयार करना है, उसकी रचना कैसी होनी चाहिए, किस व्यक्ति के लिए कैसा घर होना चाहिए, वो किस मटेरियल से होना चाहिए, वो उसमें क्या कहाँ पे दरवाजे खिड़कियाँ होनी चाहिए, उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स, उसकी सहूलियत, इन सब के हिसाब से उस वास्तु की रचना किस तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं कि उसका पर्पस फुलफिल हो जाए, ये वास्तुशास्त्र बताता है। तो घर बांधना, तैयार करना जो है, उसका वो शास्त्र है। अब आज के समय में जब घर तैयार करना हमारे हाथ में ही नहीं रहा, हम पुराने जमाने में वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ जब लिखे गए, उस समय जो भी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थी या फिर लाइफस्टाइल थी, उससे बहुत परे आ चुके हैं। ऐसे समय में हमें वास्तुशास्त्र को साइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन के तरफ ना देखते हुए, जो बना है, जो बनी बनाई वास्तु है, जिसको हम खरीदने जा रहे हैं, जो फ्लैट हम खरीदने जा रहे हैं, रो हाउस खरीदने जा रहे हैं, या फिर बंगलो बहुत बार रेडीमेड खरीद ही जाते हैं, या फिर ऑफिशियल स्पेसेस, कमर्शियल स्पेसेस के बारे में भी, तो वहां पे अपना जो भी पर्पस है उसके अनुसार एनर्जी पैटर्न्स कैसे तैयार करें, उसके लिए एनवायरमेंटल स्टडी कैसे करें, एनर्जी पैटर्न्स कैसे तैयार होते हैं, ये सब जानना, इसको समझना और उस तरीके से हर एक व्यक्ति के, हर एक कृति के लिए अनुकूल ऐसा वातावरण, एनर्जी पैटर्न्स, ऊर्जा प्रवाह जो है वो तैयार करना, दैट इज वास्तु। अगर इस तरीके से, इस नजरिए से हम उसको देखें तो उसमें नॉन साइंटिफिक ऐसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम सिर्फ यही देखें कि भाई दरवाजा जो है वो पूरब या उत्तर की तरफ ही होना चाहिए, किचन जो है वो आग्नेय, साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए, अब ईशान में अगर टॉयलेट है तो घरों में कैंसर हो जाएगा, या फिर नहीं, फिर आपका पूजा घर जो है वो एक दिशा पे हो तो ही सही है, नहीं तो गलत है,
इस तरीके से देखेंगे और उसमें अटके रहेंगे तो फिर वो अंधश्रद्धा बन जाता है। क्योंकि फिर अभी जो आप बोल रहे हो कि ये जो दिशा की बात आपने कही तो बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट भी है वो तो यही इसी पे फोकस देते हैं कि आपका मंदिर इस दिशा में रहना चाहिए, दरवाजा इस दिशा में रहना चाहिए और उसी की वजह से आपको इतनी सारी तकलीफें आ रही है। तो और अभी आपने बताया कि जैसे मॉडर्न अभी हमारा जो हम लोग जो लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, हम लोग या तो फ्लैट पे रहते हैं या फिर रो हाउस में रहते हैं। बस सही है। तो ऐसे कंडीशन में तो अभी हम लोग डायरेक्टली बिल्डर को नहीं बोल सकते कि पूरा कंस्ट्रक्शन चेंज करो। तो फिर क्या मतलब जो वास्तु कंसल्टेंट बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हो? वास्तु कंसल्टेंट जो बोल रहे हैं वो 100% झूठ है ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन जो भी नियम वो बता रहे हैं उस नियम के पीछे क्या कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है इंसान के, किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन से किस तरह से ये शास्त्र जुड़ता है, कार्य कारण भाव क्या है उस शास्त्र का, ये ना समझने के वजह से नियमों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये कहना मैं ज्यादा सही समझूंगा। कैसे, ये मैं बताता हूँ। दिशाओं के अनुसार जो नियम बताए हैं कि ईशान्य में, ईशान कोण जो है उस वहां पे पूजा घर होना चाहिए, फिर आग्नेय आपका किचन होना चाहिए, ये सारी चीजें जो ये गलत नहीं है, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि ये कौन से ग्रंथ में दी गई है। वो ग्रंथ जब लिखा गया तब लाइफस्टाइल क्या थी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी क्या थी, उसके नियम जो बताए गए हैं वो क्यों बताए गए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हिसाब से वो नियम अगर फॉलो किए जाते हैं तो किस तरीके से घर में एनर्जी पैटर्न्स तैयार होते हैं, इस सब का अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर नियम एक पर्टिकुलर दिशा से संबंधित ही क्यों है, और वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमको समझ में आएगा तो बदली हुई लाइफस्टाइल में हम उसको सही से इस्तेमाल कर सकते, नहीं तो फिर वो गलत साबित होगा। एक उदाहरण देते हैं, ईशान कोण में पूजा घर होना चाहिए, ये एक सर्वसाधारण लोगों की धारणा है, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट यही बताते हैं। अब कोई एक व्यक्ति है जिसने घर बनवाया, जो घर का प्लॉट जो है वो कॉर्नर पीस है, जिसके पूरब से और उत्तर से बड़े बड़े रोड्स है सिटी के, और सिग्नल है, बहुत बड़ा सिग्नल है। अब पूजा घर ईशान कोण में होना चाहिए, पढ़ाई बच्चों की जो है स्टडी रूम जो है स्टडी प्लेस भी ईशान कोण में होनी चाहिए, मेडिटेशन रूम ईशान कोण में होनी चाहिए। ये जब नियम उनको उस व्यक्ति को समझ में आए तो उस व्यक्ति ने उसके घर के ईशान कोण में ये सारी चीजें करवा दी। अब मुझे बताइए, वो व्यक्ति, वो बंदा अगर वहां पे पूजा करने बैठेगा या फिर मेडिटेशन करने बैठेगा या फिर उसका बच्चा वहां पे पढ़ने बैठेगा और दिन भर वो जो हेवी ट्रैफिक वाले रोड्स है उसके ऊपर जो व्हीकल चल रहे हैं उनकी आवाजें आती रहेंगी, वो जो स्मोक है या फिर धूल उड़ती रहेगी, सिग्नल जो है सिग्नल पे पै पै पू पू हॉर्न के आवाज चलते रहेंगे, तो क्या वो बच्चा सही से पढ़ पाएगा, या फिर क्या वो व्यक्ति वहां पे सही से मेडिटेशन कर पाएगा या फिर पूजा कर पाएगा कॉन्सेंट्रेट होके, या फिर बहुत ज्यादा ईशान कोण जो है वो खुला रखना चाहिए इसलिए उस व्यक्ति ने खिड़कियां भी खोल दी, बहुत सारा वहां से धूल आ रही है, धुआं आ रहा है, तो क्या वो हाइजेनिक रहेगा वहां पे कि उस जगह पे बैठ के वो प्राणायाम करे? नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकल बात है भाई, ईशान कोण में पूजाघर होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि पूजाघर वहां पे हो जहां पे आप कंसंट्रेट कर सकते हो। ये दोनों चीजें उस समय के लाइफस्टाइल के अनुसार ईशान कोण में साध्य हो सकती थी, क्योंकि ईशान कोण में डायरेक्ट सनलाइट कभी नहीं आता, इसलिए जो भी रिफ्लेक्टेड सनलाइट होता है वो सौम्य होता है, वो एकदम धीमा होता है, माइल्ड होता है, सॉफ्ट होता है। डायरेक्ट वहां पे विंड जो है वो भी नहीं आती, जो आती है वो भी घूम के आती है, इसलिए वो भी माइल्ड होती है। और ऐसे वातावरण में आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन जिसके लिए जरूरी है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी कर सकते हो। तो शास्त्रकारों ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में पूजा घर होना चाहिए, उन्होंने तो गलत नहीं बताया, लेकिन हम जब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी तो समझना जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। सिर्फ दिशा ही लेकर हम बैठेंगे। इसको समझने के लिए भैया ऐसा समझ सकते हैं क्या, जैसे हम लोग जब शासन बनाते हैं तो जो शासन बनाने वाला है वो उस जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली बनाता है। बिल्कुल। वैसे शास्त्र जो बने हमारे वो उस टाइम पे बने हैं जहाँ पे वो अनुकूल था, तो उसके हिसाब से, क्योंकि अब लाइफ अभी जैसे हम लोग फ्लैट रो हाउस की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा पूरा मतलब प्लॉटिंग एरिया में घर रहता था, एक घर यहाँ पे वो दूसरा घर वहां पे, तो
और कोई हॉर्न की पौ जैसे बोला आपने वो भी नहीं था। सही है। तो और पोल्यूशन भी इतना ये नहीं था, तो वो हिसाब से वहां पे उस टाइम पे जो कहा था वो मुझे लगता है कि वो सही था। और बिल्कुल। आज के स्थिति में वो सही है, अगर पॉसिबल है वो केस में आपका मतलब ऐसे घर है कि जहाँ पे कुछ पौ नहीं है, हॉर्न का आवाज नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली बना सकते कर हैं। सकते हो। लेकिन जब आप ऐसे है तो फिर आप थोड़ा सा आप अनुकूल, आपको जो अनुकूल है उसके हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज मुझे इसमें लग रहा है कि जैसे वास्तु आप बोल रहे हैं, वास्तु मतलब क्या है, हमारा घर, वास्तु कोई भी जो है घर है, ऑफिस है, जो भी है, उसको और प्रसन्न किस तरह से रख सकते हैं उसको। मेरी स्टडी रूम कहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे बैठ के मुझे और अधिक फ्रेश लगेगा, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरा मन लगेगा। जैसे वैसे ही फिर पूजा पाठ का भी है, जहाँ पे मैं पूजा के लिए बैठूंगा तो मुझे जहाँ पे प्रसन्न ज्यादा लगेगा, मैं ध्यान में जा सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी है उसी के हिसाब से उसको एक जो शासन में अगर करेंगे तो वही शास्त्र हुआ, राइट। वही शास्त्र हुआ। ये एक्चुअली हाँ, आपने सही बात हाँ। बोल दी कि अनुकूल प्रतिकूलताओं को देखकर हम उन नियमों का सही से यहाँ पे उपयोग करें तो वो शास्त्र आज है। वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों के बारे में भी एक बहुत मजेदार बात है, और उसका आज जिस तरीके से इस्तेमाल होता है ये तो बहुत ही मजाकिया बात है एक्चुअली। हर एक वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ अलग अलग प्रदेशों में तैयार हुआ है, अलग अलग काल में तैयार हुआ है। टाइम पीरियड जो है हिस्टोरिकल टाइमलाइन में कोई 8वीं सदी में तैयार हुआ, कोई 12वीं सदी में तैयार हुआ है, कोई 4थी सदी में तैयार हुआ है, कोई 16वीं सदी में तैयार हुआ है। तो केरल का जो वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ है वो केरल के परिसर में जो भी अवेलेबल मटेरियल्स है उसके साथ घर कैसे तैयार करना है उसको दर्शाता है। सबका अलग अलग है, मतलब सबका अलग अलग है। राजस्थान का अलग है, कुरान सब जगह पे यूनिवर्सल है। वैसे ये वास्तुशास्त्र जो है वो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग होने ही चाहिए। अगर मैं राजस्थान में जाकर किसी को कहूँ कि आप केरल के वास्तु ग्रंथों के अनुसार वहां पे लकड़ी का घर बनाए तो बन तो नहीं सकता, वहां पे तो मिट्टी का ही घर बनना सही है। तो अगर घर वहां के एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है तो वहां का वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ भी तो अलग बनेगा, उसके नियम भी तो अलग बनेंगे। तो अलग अलग काल में अलग अलग जगह पे उस प्रदेश के अनुसार जो ग्रंथ बने हैं उसको देखकर उसको समझकर उन ग्रंथों का अध्ययन हो और फिर उसका कार्य कारण भाव हम समझ ले तो आज के समय में हम वास्तु को सही तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। नहीं तो फिर एक 12 मंजिला 15 मंजिला 18 मंजिला इमारत है, वहां पे कहीं तो भी 10वें मंजिल पे कोई एक फ्लैट है, उसके घर के लिए एक वास्तु कंसल्टेंट है, तो वो वास्तु कंसल्टेंट दरवाजे के लिए मयमतम का रूल बता रहा है, किचन के लिए समरांगण सूत्रधार ग्रंथ का रूल बता रहा है, बेडरूम के लिए वास्तु विद्या का रूल बता रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? ये आज गड़बड़ होती है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। और इसी में फिर बहुत सारा लोगों का पैसा फंस जाता है। और दूसरी चीज एक नेगेटिव, अगर नकारात्मक एक बार दिमाग में घुस गया, इसीलिए अंधश्रद्धा बढ़ती है। जो सबसे पहली बात आपने कही ना कि जब रिजल्ट नहीं आते तो लोग कहते हैं नहीं वास्तुशास्त्र खराब है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका सही उपयोजन नहीं हो रहा है। एक बहुत सुंदर चीज संस्कृत ग्रंथों में लिखी गई है शास्त्रों के बारे में। वो कहते हैं शास्त्र का दोष नहीं होता, शास्त्र को समझने वाले मनुष्य का दोष हो। समझने वाले का या समझाने वाले का? दोनों का भी रोल है। क्योंकि जो समझा रहा है उसको पहले तो समझना जरूरी है। तो मैं अगर शास्त्र को गलत तरीके से समझूं और उसको गलत तरीके से उपयोग करूं उसका, तो वो मेरा दोष हुआ, वो शास्त्र का दोष नहीं हुआ। लेकिन आज होता वैसे ही है कि शास्त्र का गलत उपयोजन होता है और फिर लोगों को जब रिजल्ट नहीं आता तो लोग कहते हैं वास्तुशास्त्र बाबागिरी है, वास्तुशास्त्र अंधश्रद्धा है, वास्तुशास्त्र क्या उसमें कुछ रखा नहीं है। और वास्तुशास्त्र ही क्यों, बाकी भी भारतीय शास्त्रों के बारे में यही कहते लोग। तो शास्त्रकार होने के नाते, शास्त्रज्ञ होने के नाते जो भी वास्तु कंसल्टेंट है उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो ग्रंथों को पढ़े, वो समझे, वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझे और फिर कंसल्टेंसी करने जाए और वैसा ही बताए जैसा समझा है और जैसा जो सही है, जो सही समझा है वैसा नहीं, जो सही है एज इट इज। शास्त्र का मतलब तो वही होता है ना, साइंस। आपने कहा कि शास्त्र और साइंस एक ही है, तो साइंस तो यही कहता है या तो बाप दिका या फिर श्राद्धमान, वैसे ही शास्त्र का भी है। तो उसमें मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगता है तो। और वास्तुशास्त्र तो ऐसा शास्त्र है जहाँ पे आप वो बहुत सारे वैज्ञानिक चीजें जो है वो देख पाते हो, मतलब प्योरली साइंटिफिक बेस है उसको। और उसके अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड शास्त्र है जिसको हम उपयोजित शास्त्र कहते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो चीज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है वास्तुशास्त्र हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना कि भाई आपके घर में
आपका पूजा घर जो है वो आप हॉल में रखिए, या फिर आपका किचन अगर आग्नेय कोण में नहीं है तो दोष है, तो फिर क्या करेगा वो फ्लैट वाला बंदा? वो चेंज तो नहीं कर सकता। तो कंसल्टेंट का भी ये काम है कि वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल चीजें ही बताए। जो एप्लीकेबल नहीं है वो वास्तुशास्त्र है ही नहीं, जो कन्वीनियंट नहीं है वो भी वास्तुशास्त्र नहीं है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे फ्लैट लिया जो भी है समझो हमारे पास में, अगर कुछ में कुछ प्रॉब्लम भी है तो सॉल्व हो सकता है 100%। बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं प्रॉब्लम, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। यही तो चीज होती है जिसके ऊपर लोग डराते हैं, इसीलिए तो सामान्य व्यक्ति जो है वो वास्तुशास्त्र से दूर भागता जा रहा है। तो फिर भैया ये जो वास्तु कंसल्टेंट है इसकी परख कैसे करें? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। ये बहुत मतलब 100 में से 100 अंक है इस सवाल को। देखिए, हम जब 50 रुपए की सब्जी खरीदते हैं, मंडी में जाते हैं, तो एक ही दुकान पे नहीं देखते ना, एक दुकान पे देखते हैं, उससे भाव करते हैं, मोल भाव करते हैं, फिर दूसरे दुकान पे जाते हैं, देखते हैं, 3-4 दुकान देखते हैं, फिर 50 रुपए की अच्छी सब्जी खरीदते हैं। एक वास्तु कंसल्टेंट जब आपके घर में आता है तो सबसे पहली बात यह है कि आप उसको वास्तु कंसल्टेंसीज के लिए चार्जेस दे रहे हो, और वो भी हजारों में, 10,000, 12,000, 15,000 चार्ज दे रहे हो, उससे भी ज्यादा दे रहे हो। आपका हक बनता है कि सबसे पहले आप उससे बात करो, उसका ज्ञान परखने के लिए नहीं, लेकिन जिज्ञासा जो है आपकी उसका पूरा शमन हो, इसलिए आप उससे बात करो। आपके सवाल निरागस भाव से उससे पूछो, और वो क्या जवाब दे रहा है वो जानो। सिर्फ यहाँ पे ये देवता है और ये चीज, ये कोना आपके घर में नहीं है इसलिए ये देवता वहां पे हर्ट हो रही है, फिर आप वहां पे ये कीजिए वो कीजिए, ये नहीं। उसको पूछो कि जो भी कह रहे हो उसके पीछे वैज्ञानिक तत्व क्या है, आइदर साइंटिफिक और लॉजिकल और स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस देने के लिए बोलो। और जो कंसल्टेंट ये देने के लिए तैयार है उसी को आप वास्तु कंसल्टेंट के तौर पर अपॉइंट करो। ये सबसे बड़ी बात है। वास्तु कंसल्टेंट की परख कैसे होनी चाहिए? सवाल पूछ के होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे गीता भी बताती है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मतलब सेवा करके प्राप्त हो सकता है, प्रणिपात करके प्राप्त हो सकता है, प्रश्न पूछ के भी प्राप्त हो सकता है। और हर एक वास्तु कंसल्टेंसी लेने वाले यजमान को ये हक है कि वो अपने वास्तु के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करे, तो वो प्रश्न पूछ, यही सबसे बढ़िया तरीका है। बहुत आसान तरीके से समझाया भैया। ये सब्जी वाले का जो एग्जांपल दिया है मुझे लगता है कि हर एक कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब देखिए 50 रुपए 100 रुपए की सब्जी लेने के लिए हम लोग जब इतना सोचते हैं तो वास्तु कंसल्टेंट के बारे में सोचना ही चाहिए, और वहां पे तो हजारों रुपए देते हैं। अच्छा, सिर्फ फीस का भी सवाल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद का जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे ऐसे वास्तुशास्त्र में कुछ बोलते हैं कि ये करेंगे तो ही होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर उसके दिमाग में अच्छा करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर वो दिमाग में बैठ जाता है और फिर वो बिलीफ सिस्टम। देखिए बात ऐसी है कि वास्तु कंसल्टेंट जब बोलता है कि ये ऐसा करेंगे तो ही होगा, आप पूछिए कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर वो सही से कारण बता सकता है, वो लॉजिकल रीजनिंग दे सकता है, और वो पक्का है, उसका गणित जो है वो बहुत पक्का है, तो मानिए उसकी बात। लेकिन रीजनिंग जो है उसके ऊपर ध्यान। ऐसे होता है बहुत बार कि हम भी बताते हैं कि ये कीजिए, ये चीज करने से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे रीजनिंग होना चाहिए। हमको वो रीजनिंग देते आना चाहिए। और रही बात डर की, तो जब तक डर के जिएंगे तब तक तो आधे अधूरे ही जीते रहेंगे। वास्तु के बारे में भी वही है। वास्तु डरने की बात है ही नहीं, वास्तु समझने की बात है, उपयोजन करने की बात है, और जिसके सहायता से हम अपनी जिंदगी, अपने जीवन मान का दर्जा ऊंचा उठा सकते हैं, ऐसी चीज वास्तु है। तो उससे डरना बंद करना ये सबसे जरूरी बात। तो भैया अगर समझो हम लोग घर पे हैं या ऑफिस में हैं, मतलब कैसे हम लोग खुद उसको जान सकते हैं कि वास्तु हमारा सही है नहीं? देखिए, वास्तु में कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि एनर्जी पैटर्न्स है वास्तु में, यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये है वो है। सबसे पहली बात तो एनर्जी कभी निगेटिव या पॉजिटिव होती नहीं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, जब वो वायर से जाती है, बल्ब लगता है, मोबाइल चलता है, माइक चलता है, तो हमारे लिए पॉजिटिव है। 440 वोल्ट का कोई डीपी है, वहां पे उसमें आप जाके हाथ डालेंगे, आपको शॉक लगेगा और मर जाएगा कोई, तो उसके लिए तो पॉजिटिव है नहीं। तो एनर्जी है, आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हो इसके ऊपर है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव। इसलिए कहते हैं कि एनर्जी अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। दूसरी बात ऐसे कि ये जो एनर्जी है घर की, वो तैयार किस चीज से होती है? कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज नहीं है,
कि कोई साधना करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करके उसको जान सकता है। हीट, लाइट, विंड, ये 3 बेसिक चीजें हैं। वेदों से आज तक, और मैं सिर्फ कहने के लिए वेदों से ये नहीं कह रहा हूं, मेरा पीएचडी ही उस टॉपिक पर है, इसलिए कह रहा हूं कि वेदों से आज तक जहां भी आप सिविल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, वास्तु, कंस्ट्रक्शन इसके बारे में देखेंगे तो आपको हीट, लाइट, विंड, इन 3 फैक्टर्स का वहां पे अंतर्भाव दिखेगा ही दिखेगा। तो हीट, लाइट, विंड, ये जो 3 फैक्टर्स है आपके घर में कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, कितने टिकते हैं, उसके ऊपर आपके घर के एनर्जी पैटर्न्स जो है वो डिसाइड होते हैं। तो आपको अपने अपने लेवल पे सही वास्तु अगर चूज करनी है तो सबसे जरूरी बात है वहां पे वेंटिलेशन देखिए, वहां पे हीट और लाइट कैसे है, कितने हैं, ये देखिए। एक्सेस हीट जो है वो भी प्रॉब्लम करेगी, एक्सेस लाइट भी प्रॉब्लम करेगी, एक्सेस विंड भी प्रॉब्लम करेगी, लेकिन बिल्कुल ना होना भी तो प्रॉब्लम करेगा। इसलिए सबसे बड़ी, सबसे जरूरी टिप, आपको अगर वास्तु कंप्लायंट घर लेना है या फिर कोई कमर्शियल प्लेस लेनी है तो आप सबसे पहले देखिए कि वहां पे हीट, लाइट, विंड मॉडरेट है या नहीं, अच्छे है या नहीं, क्योंकि वही चीजें आपके घर के एनर्जी पैटर्न्स तैयार करती है, आपके कमर्शियल प्लेस के, इंडस्ट्री के, हर जगह के एनर्जी पैटर्न्स तैयार करती है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब इसके बाद देखिए कि जो हीट, लाइट, विंड है वो हार्श ना हो, मतलब जनरली सिंपल है, सूरज की उष्णता, सूरज का प्रकाश और हवाएं, यही एक चीज है। इसी को हीट, लाइट, विंड इस तरीके से हम देखेंगे। 1-2 एकड़ की जमीन है, वहां पे घर नहीं है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वहां पे ये सारी चीजें खुले से आती जाती रहती है। जब आप 4 दीवारें खड़ी कर देती हो, एक दरवाजा खड़ा कर देते हो या फिर पार्टीशंस तैयार कर देते हो, खिड़कियां तैयार कर देते हो, तो आप इन सारे फैक्टर्स को बोलते हो कि भाई अब आप यहाँ पे खुले से ट्रैवल नहीं कर सकते। ये दरवाजा है, ये खिड़की है, यही से आप अंदर आइए, यही से आपको बाहर निकलना है। यही हो गया हीट, लाइट, विंड का फ्लो। और एक घर में हीट, लाइट और विंड और वहां पे रहने वाले लोगों की मूवमेंट्स, इसका फ्लो जो है वो जितना इजी रहेगा, जितना सही रहेगा, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, उतना वो घर ज्यादा वास्तु कंप्लायंट होगा। उसमें वास्तु दोष हो सकते हैं, लेकिन उस घर की खुद की इम्यूनिटी और उस घर में रहने वाले लोगों की ताकत ऐसी बनेगी कि वो वास्तु दोषों से लड़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग इम्यूनिटी ऑफ योर वास्तु। मतलब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि वेंटिलेशन कैसा है, हाँ, सूरज कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये बेसिक फैक्टर्स है। और ये बेसिक है, लेकिन सबसे जरूरी है, लोग ये भूल जाते हैं। हैं, जरूरी है, इससे हमारी एनर्जी हाई रह सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। और आपने बताया कि एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, हाँ। ये भी मुझे क्लियर है। एनर्जी हाई या डाउन, हो अप या डाउन हो सकता है, हाँ, लेकिन एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती नहीं है। होती। और आपने अभी लास्ट में एक वर्ड आपने कहा कि दोष हो सकते हैं, वास्तु दोष, मतलब क्या हो? वास्तु दोष, इसकी सिंपल व्याख्या, डेफिनेशन क्या है? जिस वास्तु में आप जिस भी पर्पज से गए हो उसके लिए सही से वातावरण और एनर्जी पैटर्न ना होना, यही वास्तु दोष। उदाहरण देते हैं, मंदिरों में हमें बहुत शांत महसूस होता है, वही अगर हम किसी न्यूज रूम में जाए तो वहां पे बहुत चहल पहल होती है। अब मंदिर में लोग जाते ही है शांति महसूस करने के लिए, न्यूज रूम में चहल पहल होना जरूरी है। तो मंदिर में उसके पर्पज के लिए सही वातावरण है, न्यूज रूम में उसके पर्पज के लिए सही वातावरण है। न्यूज रूम में मंदिर जैसा वातावरण तैयार हो जाए तो लोगों को शांत बैठने की इच्छा हो जाएगी, तो फिर न्यूज रूम के लिए वो हो गया दोष। और मंदिर में चहल पहल हो जाए अच्छा, तो तो लोग शांत नहीं रह सकेंगे, तो मंदिर के लिए वो हो गया दोष। और इन दोषों के तैयार होने के अलग अलग फैक्टर्स वास्तु में दिखते हैं, उसको ट्रेस आउट करना, इसी को वास्तु दोष ढूंढना बोलते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है ये, जहाँ पे जो होना चाहिए वही होना वही चाहिए। होना मंदिर में चाहिए। जाओगे तो पूजा पाठ करो, फिर जैसे वहाँ पे शांत रहो। वहाँ पे ऑफिसेस वगैरह है तो फिर वहाँ पे अगर वो शांति का वातावरण करेंगे तो सब लोग सो जाएंगे, काम ही नहीं होगा। काम ही नहीं होगा। तो वास्तु दोष क्या है, फिर से एक बार बताता हूँ। आप जिस भी पर्पस के लिए एक वास्तु में प्रवेश कर रहे हो, उस पर्पस के लिए सूटेबल वातावरण और एनर्जी सोर्सेस का ना होना, यही वहां का सबसे बड़ा वास्तु दोष है। और उसके कारण जो है उनको ढूंढना ही और उसको ट्रीट करना ही वास्तु कंसल्टेंट। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिया अभी तो, बहुत बहुत। और भैया आप पे कैसे ट्रस्ट करें, आप आपके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, ये भी जरूरी है। ये जब मैं इतनी बातें कह रहा हूँ, हाँ, तो आपके बारे में बहुत सारे लोग हैं, जानना चाहता हूँ मैं, और हमारा ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि आपका मतलब इसमें पर्टिकुलर कुछ एजुकेशन हुआ है या फिर हमें आगे किसी को अगर पढ़ना है, कुछ वास्तु में अगर आगे करना है तो मतलब कैसे?
देखिए मेरा वास्तुशास्त्र में जो अध्ययन है वो गुरु परंपरा से भी है और फॉर्मल एजुकेशन भी है। मतलब गुरु परंपरा से मेरे पिताजी जो है श्री जयंत जी भोले, उनसे मैंने वास्तुशास्त्र की दीक्षा ली है। उन्होंने श्री राम नारायण स्वामी त्यागी जी से वास्तुशास्त्र की दीक्षा ली और वो हमारी परंपरा है, गुरु परंपरा है। उनसे मैं गुरु परंपरा से वास्तुशास्त्र सीखा हूँ। उसके अलावा मेरी पढ़ाई जो है, मेरा बीए और एमए संस्कृत में हुआ है। मेरा एमफिल जो है वो कल्चरल स्टडी में हुआ है, जिसमें मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर का विशेष रूप से अध्ययन किया था। और डेक्कन कॉलेज पुणे, यहाँ से मेरा पीएचडी हुआ है, जो मेरा वास्तुशास्त्र स्पेशली वास्तु पुरुष मंडल इस टॉपिक पे हुआ था। तो वास्तु पुरुष मंडल, उसकी देवताएं, उसके एनर्जी पैटर्न्स, उसके एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स, उसका कैसे उपयोजन होना चाहिए, आर्किटेक्ट लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं, संस्कृत ग्रंथों में क्या बताया गया है, आज कैसे उसका उपयोग हो सकता है, इस सब के बारे में मेरे पीएचडी के थीसिस में मैं बात करता हूँ। वो वहाँ पे वही डिस्क्राइब मैंने किया है। तो मैं इसीलिए ये छाती ठोक के कह सकता हूँ कि वास्तुशास्त्र यही है, क्योंकि परंपरा से भी वास्तुशास्त्र सीखा हूँ और संस्कृत का अध्ययन करते करते उसके साथ ही साथ पीएचडी करते हुए भी वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में जो प्रमुख ग्रंथ है, करीबन 36-37 ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ, उनका अध्ययन मेरा हुआ है, वो मैंने पढ़ा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये ही है और यही एक चीज है मेरे पास जो मैं बताऊँ तो सामने वाले विश्वास रख। का अनुभव भी है, गुरु परंपरा भी है और एजुकेशन भी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु परंपरा है या फिर एजुकेशन। आप मतलब मैं करीबन 19 साल से इस फील्ड में एक्टिव हूँ, करीबन 14 साल से इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 5600 से ज्यादा वास्तु का परीक्षण मैंने किया है अब तक। आपका ये देख के लगता नहीं हो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत कम उम्र में ये राह मिली, ये मार्ग जो है वो मिला और वास्तुशास्त्र के ऊपर चिंतन करें। करीबन मैं 15 साल का जब था तब मुझे वास्तु की प्रॉपर दीक्षा मिली और दीक्षा मिली। उसके पहले भी हमारे पिताजी जब वास्तु कंसल्टेंसी के लिए जाते थे तो मैं उनके साथ जाता था। मुझे याद है मैं बहुत बचपन से उनके साथ जाता हूँ, मैं 3rd 4th में था तब से उनके साथ जाता रहा हूँ, लेकिन उस वक्त अध्ययन ऐसे कोई दिमाग में नहीं था। लेकिन पिताजी से बातें होती थी, वो कुछ कुछ चीजें सिखाते थे प्रॉपर। अब मुझे यही सीखना है, ये कंफर्म हुआ उनको भी, मुझे भी। और 15 साल का जब मैं था तब उन्होंने मुझे दीक्षा दी। तो ऐसे कह सकते हैं कि आज मैं 36 साल का हूँ, तो करीबन 21 साल पहले मुझे दीक्षा मिली थी। पहले कुछ 2 साल अध्ययन में गुजरे, फिर मैंने पिताजी को असिस्ट करना शुरू किया और कुछ सालों बाद करीबन 14 साल पहले उन्होंने कहा कि अब आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते। उसके बाद मेरा इंडिविजुअल प्रैक्टिस। दोस्तों, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तन्मय भैया जो है वो हमारे जयंत भोले जो लास्ट एपिसोड में आए थे, हमारे इंटर्न है, उनके पुत्र है। दादा ने भी उनका जिक्र किया था। मतलब दादा की जो जर्नी रही उनमें उन्होंने स्पेशली 2 लोगों का नाम लिया, एक तो उनके पुत्र और उनकी पत्नी धर्मपत्नी। तो ऐसे 2 लोगों का नाम, तो एक तो वो भी एक सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है। इसलिए हमने दादा को यहाँ पे, क्योंकि दादा में वास्तव में आपने जो क्लियरिटी दी मुझे सच में पहले नहीं थी और इसलिए कंफ्यूज था, मतलब ऐसी वास्तु जाना चाहिए कि नहीं जाना वैसे। लेकिन आपने बहुत एकदम क्या है, सब्जी वाले का एग्जांपल देके, फिर वो न्यूज रूम वाले का एग्जांपल देके एकदम पूरा क्लियरिटी दिया। आपको भी क्लियरिटी मिल रहा होगा। अगर आपको भी क्लियरिटी मिल रहा है तो थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आई लव वास्तु, या जो भी आपको एक्सप्रेशन करना है आप कर सकते हो। दोस्तों, और एक बात आपको मुझे कहना था, थैंक यू कहना था, क्योंकि आपने जो लास्ट एपिसोड को रिस्पॉन्स दिया, आप जिस तरह से इसको वायरल कर रहे हो, यहाँ पे ये ग्रुप में वो ग्रुप, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि वो स्टेटस भी लगा रहे हैं इसका। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप इसको लाइक कर रहे हो, देख रहे हो, शेयर कर रहे हो। इसका मतलब है कि हमारी संस्कृति जो है अभी तक मजबूत है और इसी का भाग जो है आपको बिना कुछ एक्सपेक्टेशन से अगर आप इसको स्प्रेड कर रहे हो, इसका मतलब हमारा जो ट्यूनिंग है वो बन रहा है और ये बनना भी चाहिए। यही तो हमारी संस्कृति कहते हैं, बिल्कुल, है ना। संस्कृति से भैया याद आया कि संस्कृति के ऊपर में भी आपने बहुत कुछ रिसर्च किया है, बहुत कुछ काम चल रहा है आपका, कुछ अवार्ड भी मिले हैं आपको। तो इसके ऊपर मतलब कैसे कर सकते हो, क्या? बहुत कुछ रिसर्च किया है, ऐसे नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे उम्र के हिसाब से मैंने अभी शुरुआत की है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। लेकिन मेरे बारे में अगर बताया जाए तो
जैसे मैंने कहा कि मेरा बीए एमए संस्कृत में हुआ है, तो वो संस्कृत और संस्कृत का अध्ययन जब शुरू था तभी अलग अलग शास्त्रों का परिचय हुआ और शास्त्रों के साथ साथ संस्कृति का भी परिचय, जिसमें धर्मशास्त्र भी है, नाट्यशास्त्र भी है, तत्वज्ञान है, वैदिक ग्रंथ है, उनका परिचय वही प्राप्त हुआ। और सबसे जरूरी बात, भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति का परिचय उस अध्ययन में हुआ। तो फिलहाल मैं भारतीय विद्याएं जो है, इंडिक साइंसेस जो है, उनके ऊपर रिसर्चर के तौर पर, इंडिविजुअल रिसर्चर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। और ये मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है, क्योंकि वास्तुशास्त्र हो, नाट्यशास्त्र हो, कोई भी शास्त्र हो, जब तक संस्कृति का अध्ययन नहीं करते तब तक उस शास्त्र को हम नहीं जान सकते। तो उसके बारे में अध्ययन और संशोधन जो है वो तब से शुरू है, अभी भी शुरू ही है। तो संस्कृति जो है वो मतलब भारत या फिर एकजुट रहने के लिए कैसे मदद करेगी? अभी बहुत बार डिस्कशन होता है कि अभी हमारा यूथ जो है तो थोड़ा सा ऐसा बोलता है कि नहीं, हमें वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना है या जो भी है XYZ, संस्कृति का क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा लगता नहीं है। तो यूथ और संस्कृति क्या कनेक्शन है? देखिए, संस्कृति जो है वो आपका कोर एग्जिस्टेंस। आप दूसरे संस्कृति से, फिर वो पाश्चात्य हो या पौर्वात्य हो, आप दूसरे संस्कृति से कुछ अच्छी चीजें ले सकते हो, उसके बारे में ना नहीं है। बहुत पुराने समय से हमारे देश में कल्चरल एसिमिलेशन होता आया है, लेकिन अपने संस्कृति को भूलकर दूसरी संस्कृति को स्वीकारने के लिए जाना, ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं मेरा मूल जो है, मेरा कोर जो है वो भूल रहा हूँ, मैं मेरा स्वभाव भूल रहा हूँ और दूसरे के स्वभाव को अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मोत भयावह। मतलब खुद का स्वभाव जो है, खुद का धर्म जो है, उसका पालन करते करते आप मृत भी हो जाओ तो भी कुछ ना कुछ तो पा ही लोगे, वो श्रेयस्कर है। लेकिन अंधेपन से दूसरे की संस्कृति को स्वीकार करना, ये उससे भी बदतर है। इसका कारण ये है कि संस्कृति जो है वो सूत्र है जो आपको आपके देश से, आपके देश के अलग अलग लोगों से बांध के रखती है। वो आपको ऊर्जा दे सकती है। वो आपके पूर्वजों ने, आपके सेंचुरीज से जितने ऋषि मनीषी हो गए हैं, उन्होंने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है, उस ज्ञान का सार संस्कृति है जो आप तक पहुंच रहा है। अगर हम सदियों से जो चल रहा है उसका सार सही तरीके से लेने की बजाय उसको धुतकार देंगे, तो फिर हमारे पूर्वजों ने हमारा जीवन समृद्ध होने के लिए जो भी मेहनत की है उसके ऊपर तो पानी फिर गया। और हमारी संस्कृति में वो ताकत है कि हमारा जीवनमान हर एक एस्पेक्ट से ऊंचा कर सके। बस हमें खुली नजर से उसको देखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप रूढ़िवादी बनो, आप ऐसी चीजों को स्वीकारो जिसमें कोई तुक ही नहीं बनता, जिसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप आपकी संस्कृति के जो वैज्ञानिक पहलू है उसको समझो, उसका उपयोजन करो और अपनी जीवन मान को समृद्ध करो। हर युवा से मैं यही कहूंगा कि हमारे पास हमारे जीवन मान को समृद्ध करने के लिए, स्पेशली सस्टेनेबल लिविंग के लिए, बहुत सारी चीजें संस्कृति में बताई गई है। उसको समझ के, बूझ के उसका पालन करो, तो पाश्चात्य, पौर्वात्य या कोई और संस्कृति के स्वीकारने की नौबत ही ना आएगी। आप अपने आप में उभर के आएंगे। यही सबसे जरूरी बात है और इसीलिए संस्कृति आवश्यक है आपका अस्तित्व टिकाए रहने के लिए। एक बहुत जरूरी बात है, अभी मुझे याद आ रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, 2-3 पीढ़ियों पहले तक बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सवाल पूछे नहीं ज्यादा। हमारे बाप दादाओं ने कहा है, हम करते आए हैं, ऐसे हो गया। उसके ऊपर बाद में पिछले कुछ दशकों में इस चीज के ऊपर विचार भी कम हुआ कि ये सारी चीजें क्यों हैं। और फिर जेन जी, जेन अल्फा, ये जो है, इनके हाथ में सोशल मीडिया मिला, कंप्यूटर्स मिले, इंटरनेट मिला, उन्होंने इन्फॉर्मेशंस पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, इससे क्या लाभ होगा। हमारी एक कमनसीबी है कि कुछ दशकों पहले जो लोग हुए उन्होंने उनके बाप दादाओं से ये सवाल पूछा नहीं, इसलिए उनको खुद को भी पता नहीं कि ये क्या हुआ है, क्यों है, कैसे करना है, इसका फल क्या है। वो जेनजी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए जेनजी जो है वो कह रही है कि अगर इस चीज का हल ही नहीं मुझे मिल रहा, इस चीज को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसको क्यों फॉलो। जो चीज मैं समझ पा रहा हूँ उसको फॉलो करता हूँ। फिर इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो जिस भी संस्कृति की है, इनके जिज्ञासा का शमन हो जाता है, वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह युवाओं का उसमें दोष है, नहीं है। थोड़ा सा दोष हमारा भी तो है कि हम उनको नहीं समझा पा रहे। तो हम भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, उनको भी थोड़ा सा समझाएंगे, संस्कृति का सूत्र उनको समझाएंगे, तो वो संस्कृति को भी स्वीकारेंगे
क्योंकि संस्कृति अगर नष्ट हो जाती है तो अपना एक वजूद नहीं रहता, अपना एक अस्तित्व नहीं रहता। फिर बाहर के लोग आकर बताते हैं कि आपके संस्कृति में ये ऐसे ऐसे है, ये तो गलत है, और हम उसको सही ठहरा भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो रीजनिंग ही नहीं है। संस्कृति का अध्ययन इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारा अपनापन, हमारा अस्तित्व बना रहने के लिए हमें प्रॉपर रीजनिंग देते आए। और इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अंधेपन से, जो गलत है उसको गलत कहो, लेकिन जो सही है उसको छाती ठोक के सही बोलो। तो ये भी ऐसे ही हुआ ना भैया कि जैसे वास्तु का अनुकूल और प्रतिकूल है। जैसे भारत की संस्कृति है वैसे पाश्चात्य देशों में उनकी संस्कृति है, उनका हर एक का कल्चर अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल वो वहाँ पे जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग उनका ड्रेस कोड है, रहन सहन, खाना बिल्कुल उनके बिल्कुल। अकॉर्डिंगली है। एक हमारे यहाँ एग्जाम्पल पे देता हूँ मैं। हाँ वास्तुशास्त्र की बात चल रही थी अभी हाँ थोड़ी देर हाँ पहले, हाँ तो हाँ वास्तुशास्त्र भारत में विकसित हुआ, हाँ फेंग शुई चाइना में विकसित। राइट हाँ अब क्या होता है कि फेंग शुई का क्रेज जब आता है तो लोग फेंग शुई के उपाय यहाँ पे बताना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई लोग कहते हैं कि वो कुछ मेंढक होता है या फिर कोई बाम्बू ट्री होता है, वो रखो तो आपके यहाँ पे समृद्धि आएगी, ये होगा वो होगा। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल उपाय है। जैसे हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी का फोटो लगाओ या फिर कोई प्रसन्न ऐसे मूर्ति आप रखो तो आपको प्रसन्न लगेगा, आपको प्रसन्न लगेगा तो आपका दिमाग सही रहेगा, आप काम अच्छा करेंगे, तो वैसे पॉजिटिव वाइब्स से पॉजिटिव वाइब्स ही अट्रैक्ट होंगी और उसी से समृद्धि भी आएगी। अब लक्ष्मी जी के फोटो से हमारा कल्चरल रिलेवेंस है, उसको देखकर हमें अच्छा लगता है, मेंढक को देखकर तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन शायद चाइना में उसका कुछ कल्चरल रिलेवेंस होगा, इसलिए फेंग शुई में उसको उपाय के तरीके से बताया गया है। मेंढक है या फिर बाम्बू ट्री है या फिर और कुछ उनके जो चाइम्स है, तो उनका कुछ कल्चरल रिलेवेंस है जो उन लोगों को कुछ अलग स्मरण कराता है, उन लोगों को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देता है, सबकॉन्शियसली उनके जहन में कुछ चीजें ऐसी डालता है कि उनके स्वभाव, उनकी कार्य क्षमता बदले और उनको रिजल्ट मिले। अब उसका भारतीय लोगों से कुछ कल्चरल रिलेवेंस ही नहीं है तो कैसे वो चीजें यहाँ पे अफेक्ट करेंगी? उनके जगह पे वो सही है, इस जगह वहां पे मेंढक सही है, यहाँ पे लक्ष्मी जी सही है। जो भी हमारा बिलीफ जिससे हम लोग तृप्त वही है, वो सही है। और यही चीज तो है, ये एक मैंने बिलीफ सिस्टम के लिए बारे में बोला, वैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेबल चीजें भी है। अब अमेरिकन कल्चर है, अमेरिका जिस भी फेज से गुजरा है, अलग अलग फेज में अलग अलग चीजें सीखते सीखते वहां का कल्चर डेवलप हुआ। दे आर एट पीस विद देयर ओन कल्चर। वो लुभावना हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कल्चर यहाँ पे लाकर हम खड़ा कर दे। वहां पे इंग्लैंड में, अमेरिका में सूट बूट टाई पहनते, इसलिए यहाँ पे भी दूल्हा मई में शादी में सूट पहन के जाए और आलू जैसा उबले, ये तो जरूरी नहीं है, तो अंधानुकरण हो गया। हाँ सूट बूट पहने हैं लेकिन कम से कम इतने गर्मी में तो ना पहने कि जहाँ बिल्कुल पे उसका सही उपयोग करें। इसीलिए तो कहा कि उनमें जो अच्छा है वो ले लीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा जो अच्छा है वो छोड़ दो। बहुत ही गजब। तो भैया हमारे ऑडियंस के लिए आप प्रैक्टिकली मतलब एक गिफ्ट चाहिए, प्रैक्टिकली एक 30 दिन के लिए कुछ ऐसा नुस्खा बताइए कि जहाँ पे मतलब ऑफिस में या फिर घर में कि और पॉजिटिव एनर्जी जो है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन एनर्जी जो है वो अप हो और इस वास्तु को और कनेक्ट कर सके। इसके लिए आप कुछ वास्तु के बारे में वास्तु तो कुछ बहुत सिंपल से टिप्स है जो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। आप सुनिएगा और इसको है ना नोट डाउन करके रखिएगा और फॉलो करिएगा 30 दिन तक, जितने दिन भी है आप बताइए कि कितने दिन करना है। तो हम लोग इसको मतलब सिर्फ अंधश्रद्धा के हिसाब से नहीं, प्रैक्टिकली देखेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे और फिर देखेंगे। बहुत बार लोग कहते हैं कि साउथ और साउथ वेस्ट जो है वो बंद होना चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा 30 दिन के लिए ये करके देखिए कि सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद साउथ वेस्ट की खिड़कियां जो है वो खुली रखिए, बाकी टाइम उसको बंद रखिए, पर्दे से ढक के रखिए। आपको ये महसूस होगा, और जब ये खुली रखेंगे तो घर के और दरवाजे भी खुले रखिए। आपको ये महसूस होगा कि वहां से जो विंड आ रही है ना, आपके घर की निगेटिविटी को बहा के अपोजिट साइड से बाहर लेके जाए। 30 दिन में आपको घर में फ्रेश लगने लगे। सिर्फ साउथ की साउथ वेस्ट के दरवाजा या खिड़कियां बंद करना है, दक्षिण दिशा बंद नहीं करना है, वो स्पेसिफिक टाइमिंग पे खुला रखना है। फिर से एक बार बताता हूं मैं, सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद उसको खुला रखिए, बाकी टाइम उसको बंद करके रखिए। तो पूरा रात भर मतलब 7 साढ़े 7 के बाद में अगर बंद किया समझो, फिर उसको खुला ही रख सकते हैं ना, तो फिर खुला रख 10 के बाद में चालू, या फिर अगर रात में बंद करना है तो फिर बंद कर सकते हैं। कितनी देर के लिए खुला रख? ऐसे है कि आप 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम
ऐसे मिनिमम मिनिमम खुला रखिए। हाँ, अगर आपके घर में रख ही सकते कंटिन्यू तो बहुत फ्रेशनेस आ जाएगा। अगर उसको कंटिन्यू खुला रखेंगे तो कंटिन्यूअस खुला रखेंगे, दिन में भी खुला रखेंगे तो देखिए साउथ और साउथ फेस से बहुत ज्यादा तीव्र ऊर्जा प्रवाह आते हैं। हीट जो है वो भी हार्श होती है, सन रेज जो है वो भी हार्श होते हैं, तो उष्णता का प्रभाव बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने से फिर उस सेक्शन में जो लोग रह रहे हैं उनके स्वभाव में एजिटेशन आने लगेगा, शरीर में पित्त प्रकृति बढ़ने लगेगी, डिसीजंस जो है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होने लगेगा। इसलिए पूरा वक्त नहीं खुला रख, 10 बजे से पहले 2-2.5 घंटे, 7-7:30 बजे के बाद 2-2.5 घंटे खुला रख। ये एक चीज हो गई। उसके अलावा आपके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में खिड़कियां है तो वहां पे या फिर टेरेस है तो उस टेरेस में बड़े ऊंचे बढ़ने वाले पौधे ना लगाएं। और आपके हॉल में ड्राइंग रूम जो है या फिर लिविंग रूम जो है उसमें बहुत ज्यादा पौधे ना लगाएं, लेकिन कुछ गिने चुने 4-5 पौधे जो है वो आप लगा सकते हो। उससे आपके घर में जो मेहमान आते हैं उनके साथ और घर वालों के साथ जो कोर मामलों पे डिस्कशंस होते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। ये बहुत बढ़िया और कारगर लगाना है। और अगर ड्राइंग रूम में रहेंगे तो ज्यादा पेड़ नहीं लगाना है, छोटे छोटे 5 या 6 पेड़ सिर्फ आप लगाए, मतलब पौधे लगाए। उसके अलावा कोई परमानेंट टिप्स है, कुछ परमानेंट टिप्स है। आपके घर का किचन किसी भी साइड में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, वहां पे आप एग्जॉस्ट चिमनी लगाइए आपके गैस के ऊपर। और वहां पे अगर कोई लाल पीला मौसम्बी कलर जो है वो है तो उसको हटा के आप कोई कूल कलर जो है, स्पेशली पिस्ता कलर हो गया या फिर ऐश कलर हो गया, ये कलर आप इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद ये करने के बाद करीबन 2 से ढाई महीने के अंदर आपके घर में जो स्त्रियां हैं जो उस किचन में काम कर रही है उनके तबीयत में भारी तौर पर बढ़ोतरी, एक अच्छी उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी होना। मतलब कौन सा टाइल्स वगैरह चिमनी के नीचे नहीं, किचन में ओवरऑल कलर बता रहा हूँ और एग्जॉस्ट चिमनी बता रहा हूँ। लाल कलर और लाल पीला गुलाबी मौसम्बी कलर जो है, ऑरेंज कलर जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करना है। आपके टॉयलेट्स और बाथरूम जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो, नॉर्थ ईस्ट में क्यों ना हो, आप वहां पे एग्जॉस्ट सिस्टम प्रॉपर रखिए और वहां पे खड़ा नमक जो है वो खड़ा नमक किसी बाउल में रखिए, जिसको हर 15 दिन में आप बदलते रहिए। ये करेंगे तो आपके घर में हाइजीन और हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होना शुरू, हाइजीन और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और ओवरऑल हेल्थ जो है घर वालों की वो बढ़ेगी। स्पेशली बच्चों में और बूढ़ों में एक उत्साह ताजगी जो है वो आपको देखने को मिलेगी और बच्चे जो है वो अपने फुल पोटेंशियल से काम करना शुरू हो जाए। ये कुछ बेसिक टिप्स है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए वास्तु का पर्पस जो है, वास्तु कोई जादू नहीं है, वास्तु शास्त्र है और उसका पर्पस जो है आपके शरीर मन बुद्धि और भावनाओं के ऊपर काम करना, उसको विकसित करना है। प्राइमरी मोटो जो है वो यही है। उसके बाद फिर धन समृद्धि यश कीर्ति ये सब जो है वो आते रहेंगे, वो बाय प्रोडक्ट। अगर वास्तु आपके शरीर मन बुद्धि और भावनाओं को संतुलित करके उसके हेल्थ में आपको बढ़ोतरी नहीं दे सकता तो आपका वास्तु आपको कभी भी यश समृद्धि पैसा नहीं दे सकता। ये असली चीज है। तो आपने 3 उपाय बताए भैया, बहुत सिंपल है। एक तो विंडो और सेकंड जो है बाथ का एग्जॉस्ट और किचन का एग्जॉस्ट और कलर के बारे में बताया, और तीसरा जो है वो ड्राइंग रूम। पेड़ टेरेस पे बहुत बड़े पेड़ नहीं होना, और ड्राइंग रूम में अगर हमने लगाए हैं तो 4-5 रखना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, अगर आप अनुभव आता तो फिर आप शेयर कर और आगे चल के कुछ हो। अक्सर मैं सुनता हूँ कि बहुत सारे घर में कोई बीमार होता है या फिर पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी समस्या है। तो आप छोटे छोटे जो तोड़ के बताए हैं भैया आप फॉलो करिएगा, और यदि अनुभव मिलता है तो फिर कंसल्टेंट जा सकते हैं, कंसल्टेंट के पास में, भैया के पास भी या फिर को लगता है कि कोई और अच्छे हैं तो जैसे बताया भैया ने कि उसको पहले टटोलो, देखो, समझो, उसके बाद में आप उस चीज को हायर कर सकते हैं, उनको उनके साथ में रिलेशन है भैया। तो आज के लिए यही तक रुकते हैं। इस वास्तु जो है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, ये जो क्लियरिटी दी, अभी तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ हूँ, थोड़ा सा मतलब बहुत ही हो गया हूँ, लेकिन फिर भी अभी आपने जो बताए हैं 3 नुस्खे वो मैं खुद भी प्रैक्टिकली करूंगा। आप भी जरूर कीजिएगा। ये जो पॉडकास्ट है इसको बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके बाजू में ही ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो तकलीफ में हो, और आप उसकी मदद करो। आप मदद कर सकते हो, मदद करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस बहुत कर सकते हैं, और यही तो हमारी ताकत है, युवाओं की ताकत है। हम लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते, संस्कृति जपना हमारा काम है। बस यही तक हैं, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ में, नए एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच भैया।